नमस्कार दोस्तों, आइस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। आज हम करंट अफेयर्स एनालिसिस में बात करेंगे CMS-01 उपग्रह के प्रक्षेपण पर। उपग्रह का प्रक्षेपण क्यों किया गया है, जिससे सूचना और दूरसंचार के क्षेत्र में इस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है। इसको इसरो ने प्रक्षेपित किया है। अब हम इसी पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे चर्चा में क्यों है, इसका महत्व क्यों है, इसको कैसे प्रक्षेपित किया गया, कहाँ से प्रक्षेपित किया गया, हम इस सबको आगे चर्चा करेंगे। आप वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C50 के माध्यम से CMS-01 नामक एक संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। हाल ही में मतलब कुछ दिन पहले, ज़्यादा 3-4 दिन पहले, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है जो अंतरिक्ष के लिए काम करता है। भारत का DRDO सेना के लिए काम करता है, इसरो अंतरिक्ष के लिए काम करता है। ने आंध्र प्रदेश के मतलब आंध्र प्रदेश राज्य के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से कहाँ से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने PSLV C50 मतलब ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C50 के माध्यम से CMS-01 नामक एक संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। यह किस प्रकार का उपग्रह है? एक संचार उपग्रह है, मतलब सूचना को आदान प्रदान करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। नाम क्या है इसका? CMS-01। गौरतलब है कि इससे पहले नवंबर 2020 में इसरो ने भारत के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 के साथ 9 अन्य ग्राहक उपग्रहों कस्टमर सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था। मतलब कुछ दिन पहले इसरो ने नवंबर 2020 में, मतलब एक महीना पहले, इसरो ने भारत के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मतलब पृथ्वी को देखने के लिए भारतीय उपग्रह EOS-01 के साथ 9 अन्य ग्राहक मतलब अन्य कस्टमर सैटेलाइट्स अन्य ग्राहक उपग्रहों को लॉन्च किया था। किसके साथ? EOS-01 के साथ 9 अलग अलग ग्राहक उपग्रहों को लॉन्च किया था। अब हम चर्चा करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं की। CMS-01 एक संचार उपग्रह है जिसकी परिकल्पना विस्तारित C बैंड आवृत्ति स्पेक्ट्रम में सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई है। CMS किस प्रकार का उपग्रह है? एक संचार उपग्रह है। मैंने भी आपको पहले बताया, यह एक संचार उपग्रह है जिसकी परिकल्पना मतलब जिसको C बैंड आवृत्ति स्पेक्ट्रम में सेवा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। C बैंड 4.0 से 8.0 गीगाहर्ट्ज G या Z तक फ्रीक्वेंसी की माइक्रोवेव रेंज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के हिस्से को संदर्भित करता है। इसका मतलब है कि C बैंड 4 गीगाहर्ट्ज से 8 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की माइक्रोवेव रेंज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के एक हिस्से को संदर्भित करता है। इसके कवरेज क्षेत्र में भारतीय मुख्य भूमि के साथ अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह शामिल होंगे। यह मतलब हो सकता है 5G सेवा के लिए भी लॉन्च किया गया हो। इसका कवरेज क्षेत्र जो है ये भारतीय मुख्य भूमि के साथ साथ अंडमान और निकोबार तक तथा लक्षद्वीप समूह तक फैले होंगे। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जो समुद्र में है, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है, लक्षद्वीप है अरब सागर में। तो भारत के साथ साथ मतलब भारतीय मुख्य भूमि के साथ साथ भारत की सामुद्रिक सीमा में भी इसका नेटवर्क पकड़ेगा। इस उपग्रह का जीवन काल सक्रिय रहने की अवधि 7 वर्ष से अधिक होने की संभावना है। मतलब यह उपग्रह ठीक से 7 साल तक, कम से कम 7 साल तक अपना काम करेगा। उपग्रह को पूर्व निर्धारित भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा GTO में प्रविष्ट कराया गया था। इसकी दिशा और स्थिति कुछ बदलावों के बाद इसे भू समकालिक कक्षा में अपने निर्दिष्ट स्लॉट में स्थापित करेगी। उपग्रह को पहले से जो निर्धारण किया गया था उप भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा GTO में प्रवेश कराया गया और इसकी दिशा और स्थिति को कुछ बदलाव किए गए थोड़ा सा, और इसे भू समकालिक कक्षा में अपने निर्दिष्ट स्लॉट में स्थापित हो जाएगा। यह उपग्रह GSAT-12 का स्थान लेगा और इसकी सेवाओं को बढ़ाएगा। GSAT-12 का स्थान लेगा। GSAT-12 पहले सूचना के लिए काम करता था, लेकिन अब इसको रेंज को बढ़ाएगा और उसकी सेवाओं को बढ़ाएगा। यह उपग्रह उसका स्थान लेगा। अब बात करते हैं GSAT-12 के बारे में। GSAT-12 इसरो द्वारा बनाया गया एक संचार उपग्रह है जो टेली एजुकेशन, टेलीमेडिसिन और ग्राम संसाधन केंद्रों BRC के लिए विभिन्न संचार सुविधाएं प्रदान करता है। क्या क्या करता है GSAT-12? टेली एजुकेशन, टेलीमेडिसिन और ग्राम संसाधन केंद्रों BRC के लिए विभिन्न प्रकार के संचार सुविधाएं प्रदान करता है। ग्रामीण क्षेत्रों को अंतरिक्ष आधारित सेवाओं की सीधी पहुंच प्रदान करने के लिए इसरो द्वारा गैर सरकारी संगठनों या ट्रस्टों के और राज्य या केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर ग्राम संसाधन केंद्र BRC नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। मतलब इसरो ने गैर सरकारी संगठनों या ट्रस्टों के साथ, मतलब गैर सरकारी NGOs या ट्रस्टों के साथ, राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर, मतलब इसरो ने अकेले काम नहीं किया है, इसलिए इसरो ज़रूरी होती है उसके लिए मतलब कि स्थानीय संगठनों के साथ काम करे, NGO के साथ काम करे और सरकारी एजेंसी के साथ काम करे। तो इसरो ने
एनजीओ के साथ, ट्रस्ट के साथ, राज्य या केंद्रीय एजेंसी के साथ मिलकर ग्राम संसाधन केंद्र VRC नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है। क्यों शुरुआत की है? जिससे ग्रामीण क्षेत्र तक अंतरिक्ष आधारित सेवा सीधी पहुंच प्रदान कर सके, मतलब सीधे गांव में पहुंचे। इसरो का अगला प्रक्षेपण क्या है? अब बात करते हैं इसरो के भविष्य के प्लान पर। PSLV-C51 PSLV-C51 इसरो का अगला विशेष मिशन होगा, क्योंकि यह भारत सरकार द्वारा घोषित अंतरिक्ष सुधार कार्यक्रम के तहत देश का पहला उपग्रह होगा। PSLV-C51 अभी क्या था? जो अभी लॉन्च किया गया वो C50 था, लेकिन ये C51 है। इसरो का अगला विशेष मिशन होगा, क्योंकि यह भारत सरकार द्वारा घोषित अंतरिक्ष सुधार कार्यक्रम के तहत देश का पहला उपग्रह होगा। सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र INSPAC की स्थापना किए जाने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने की घोषणा की गई थी। भारतीय सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इंडिया स्पेस की स्थापना किए जाने के साथ ही अंतरिक्ष क्षेत्र को, जो भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र है, इसको निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेटाइजेशन के लिए खोलने की घोषणा की गई थी पहले, जो कि पूर्ण सरकारी था। इन स्पेस को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों और एक अनुकूल नियामक वातावरण के माध्यम से अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी उद्योगों को समर्थन व बढ़ावा देने तथा उसका मार्गदर्शन करने के लिए शुरू किया गया है। जो इन स्पेस एक ऐसी प्रकार के प्रोत्साहित करने वाली नीति है और यह एक अनुकूल नियम है, जिससे वातावरण बनता है कि माध्यम से अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी उद्योगों मतलब प्राइवेट उद्योगों को समर्थन और बढ़ावा दिया जाए, और इसके मार्गदर्शन करने के लिए शुरू किया गया है। अब बात करते हैं PSLV-C51 द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह। PSLV-C51 के साथ पिक्सेल इंडिया ने के आनंद, स्पेस किड्स इंडिया के सतीश सैट और कुछ विश्वविद्यालयों के एक संघ से यूनिटसैट नामक उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाएगा। जो भविष्य में PSLV-C51 प्रक्षेपित किया जाएगा, इसमें पिक्सेल इंडिया के आनंद मतलब पिक्सेल इंडिया का आनंद नामक उपग्रह होगा, स्पेस किड्स इंडिया के सतीश सैट नामक उपग्रह होगा, और कुछ विश्वविद्यालयों के एक संघ बना है जिसका उपग्रह होगा यूनिटीसैट नामक उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाएगा, मतलब 3 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाएगा। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV क्या है? भारत का ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। पहली, दूसरी, तीसरी या तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। PSLV पहला लॉन्च वाहन है जो तरल चरण लिक्विड स्टेज में सुसज्जित है, मतलब यह पहला लॉन्च वाहन है जो लिक्विड स्टेज में भी सुसज्जित है। PSLV का पहला सफल प्रक्षेपण अक्टूबर 1994 में किया गया था। PSLV का उपयोग भारत के 2 सबसे महत्वपूर्ण मिशनों वर्ष 2008 के चंद्रयान फर्स्ट और वर्ष 2013 के मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट के लिए भी किया गया था। मतलब PSLV कोई छोटा मोटा प्रक्षेपण यान नहीं है। इसके माध्यम से सबसे 2 महत्वपूर्ण मिशन किए गए थे, 2008 के चंद्रयान फर्स्ट और 2013 के मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट, और इसकी शुरुआत अक्टूबर 1994 से की गई थी। भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान मार्क सेकंड GSLV मार्क सेकंड और GSLV MK थर्ड 2 अन्य महत्वपूर्ण प्रक्षेपण यान हैं। इसके अलावा PSLV के अलावा GSLV MK सेकंड और GSLV MK थर्ड भी प्रक्षेपण करने वाले यान हैं। GSLV MK थर्ड को 4 टन वजन वर्ग के उपग्रहों को भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा GTO या लगभग 10 टन वजन वर्ग के उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाने के लिए विकसित किया गया है, जो GSLV के सेकंड की क्षमता से दोगुना है। मतलब GSLV MK थर्ड ज़्यादा वजनी उपग्रहों को ढोता है। यह 4 टन वजन वर्ग के उपग्रहों को, मतलब जो पृथ्वी के साथ साथ घूमते हैं, स्थिर कर सकता है, और 10 टन के वजन मतलब जो उपग्रह हैं वो पृथ्वी की निचली कक्षा में उसको स्थापित कर सकता है, और इसकी क्षमता GSLV के सेकंड की दोगुनी है। चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए चुना गया GSLV MK थर्ड इसरो द्वारा विकसित एक 3 चरण वाला हैवी लिफ्ट प्रक्षेपण यान है। इस प्रक्षेपण यान में 2 ठोस स्ट्रैप ऑन, एक कोर तरल बूस्टर और एक क्रायोजेनिक ऊपरी चरण है। मतलब चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए जिस चंद्रयान फर्स्ट 2008 में लॉन्च किया गया था, PSLV द्वारा लॉन्च किया गया था, लेकिन चंद्रयान सेकंड को GSLV MK थर्ड द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यह जो GSLV MK थर्ड इसरो द्वारा विकसित एक 3 चरण वाला हैवी लिफ्ट प्रक्षेपण यान है। यह प्रक्षेपण यान में 2 ठोस स्ट्रैप ऑन, एक कोर तरल बूस्टर और एक क्रायोजेनिक ऊपरी चरण है। GSLV MK सेकंड भारत द्वारा विकसित सबसे बड़ा प्रक्षेपण यान है जो वर्तमान में प्रचलन में है। यह चौथी पीढ़ी का 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है जिसमें 4 तरल स्ट्रैप ऑन हैं। स्वदेशी रूप से विकसित क्रायोजेनिक अपर स्टेज CUS GSLV MK सेकंड के तीसरे चरण के रूप में कार्य करता है। जो GSLV ये चौथे चरण का मतलब प्रक्षेपण यान है और भारत द्वारा विकसित किया गया है, और PSLV तीसरे चरण का प्रक्षेपण यान है, तीसरी पीढ़ी का, और ये चौथी पीढ़ी का है। अब बात करते हैं भू समकालिक कक्षा क्या है। भू समकालिक कक्षा पृथ्वी की एक उच्च कक्षा है
जो उपग्रहों को पृथ्वी के घूर्णन के मेल खाने में सक्षम बनाती है और पृथ्वी की भूमध्य रेखा से 22,236 मील ऊपर स्थित कक्षा मौसम संचार और निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। जो भू समकालिक कक्षा है यह पृथ्वी की एक उच्च कक्षा है, मतलब जहाँ से पूरी पृथ्वी को कवर किया जा सकता है। और इस पर जो ग्रह स्थापित किए जाते हैं, जैसे ये पृथ्वी है तो इसके जो ये है उच्च कक्षा, ये कितनी दूरी है इसकी 22,236 मील ऊपर। और यहाँ पे जो उपग्रह स्थापित किया जाएगा ये पृथ्वी के साथ साथ गुणन करता है, मतलब पृथ्वी जहाँ जहाँ घूमती है उसी तरह गुणन करता है और इसके माध्यम से मौसम संचार और निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। अब बात करते हैं भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा क्या है। पृथ्वी की भू समकालिक और भू स्थिर कक्षाओं को प्राप्त करने के लिए एक अंतरिक्ष यान को पहले अंडाकार कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है और इसे भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा कहा जाता है। मतलब पृथ्वी के साथ स्थिर करने के लिए, जैसे पृथ्वी के साथ उपग्रह को स्थिर करने के लिए, जैसे अब अगर ये एक कक्षा है, पृथ्वी यहाँ है, अगर एक उपग्रह यहाँ पर है, अगर पृथ्वी घूमती रहे और ये उसके साथ नहीं घूम पाया तो ये उपग्रह बार बार घूमता रहेगा उल्टा सीधा। जैसे भारत ने इसको लगाया तो पता नहीं कल अमेरिका में चला जाए और परसों चाइना में चला जाए, इसलिए इस घाटा है। लेकिन जब पृथ्वी के साथ इसको स्थिर करते हैं तो पृथ्वी जैसे घूमती है पृथ्वी, उसी तरह ये भी घूमता रहता है, तो ये हमेशा इंडिया के ऊपर ही रहता है। ठीक है, तो इस कक्षा को क्या कहा जाता है, भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा जीटीओ कहा जाता है। एक जीटीओ अधिकतर अत्यधिक अंडाकार होता है। इसका भू समीपक पृथ्वी का निकटतम बिंदु आमतौर पर पृथ्वी की निचली कक्षा एलईओ के बराबर होता है, जबकि इसका चरम बिंदु या पृथ्वी से सबसे दूर का बिंदु भू स्थिर कक्षा के बराबरी ऊंचाई पर भू समकालिक कक्षा के बराबर होता है। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।